तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं 8वें लेक्चर की। और हम पढ़ रहे हैं केमिकल्स फ्रॉम कॉमन सॉल्ट। कॉमन सॉल्ट से मिलने वाले क्या क्या केमिकल्स होते हैं उनके बारे में पढ़ रहे हैं हम। पिछले लेक्चर में हम क्या क्या केमिकल निकाल चुके हैं इससे, वो ज़रा एक बार देख लेते हैं। तो पिछले लेक्चर में हमने इससे जो सबसे पहला केमिकल निकाला था वो था सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि NaOH। इसके साथ में हमने क्लोरीन और हाइड्रोजन को भी निकाला था। आपको याद होगा कि NaCl को वाटर में ऐड करने के बाद जो सॉल्यूशन तैयार होता है उसे क्या कहा जाता है, ब्राइन कहा जाता है। और ब्राइन का जब इलेक्ट्रोलाइसिस किया जाता है तो ब्राइन जो है वो इन तीन चीज़ों में क्या होता है, डिकम्पोज हो जाता है। तो इस तरह से NaCl से 3 प्रोडक्ट अभी तक हमें मिल चुके हैं। एक तो NaOH, दूसरा क्लोरीन और तीसरा हाइड्रोजन। इनके क्या क्या यूजेज होते हैं वो भी हमने लास्ट क्लास में पढ़ लिया था। अब यहाँ से मिलने वाली जो क्लोरीन है, अगर हम इस क्लोरीन की रिएक्शन स्लैग लाइम के साथ करवा देते हैं, ज़रा देखिए। तो अभी अभी जो क्लोरीन हमें ऊपर से मिली थी, क्लोरीन गैस, उस क्लोरीन गैस की रिएक्शन अगर स्लैग लाइम से करवा देते हैं, CaOH का होल ट्वाइस, स्लैग लाइम। और ये ड्राई होना चाहिए, इसे आप अच्छी तरह से जानते हैं, बहुत पहले से आप इसके बारे में पढ़ते हुए आ रहे हैं। स्लैग लाइम के साथ जब क्लोरीन की रिएक्शन करवा दी जाती है, और क्लोरीन हमेशा जब भी लिखते हैं ना तो Cl2 लिखा जाता है, कभी भी खाली Cl नहीं लिखते हैं। मैंने इसके नीचे ना ड्राई लिख दिया है। ड्राई का मतलब ये जो स्लैग लाइम है ना, ये सूखा हुआ होना चाहिए। अब जब ये दोनों आपस में रिएक्शन करते हैं तो तैयार होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, और इसी को ब्लीचिंग पाउडर कहा जाता है। और साथ में बनता है वाटर। तो बड़ी आसानी से समझ में आता है कि NaCl को वाटर में ऐड करके जो ब्राइन बना था, ब्राइन का डिकम्पोजिशन करने से जो क्लोरीन हमें मिली थी, उस क्लोरीन की रिएक्शन अगर ड्राई स्लैग लाइम के साथ करवा दी जाती है तो हमें कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड यानी कि ब्लीचिंग पाउडर मिल जाता है, और साथ में वाटर भी मिलता है। तो ब्लीचिंग पाउडर तो इसका कॉमन नेम है, और केमिकल नेम क्या है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। याद रखिएगा, थोड़ा सा किताब में भी पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि यू हैव ऑलरेडी कम टू नो दैट क्लोरीन प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ब्राइन। ऊपर जो ब्राइन में से हमें क्लोरीन मिली थी उसकी बात चल रही है। दिस क्लोरीन गैस इज़ यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। इसी क्लोरीन गैस का इस्तेमाल ब्लीचिंग पाउडर बनाने में किया जाता है। ब्लीचिंग पाउडर इज़ प्रोड्यूस्ड बाय द एक्शन ऑफ क्लोरीन ऑन ड्राई स्लैग लाइम यानी कि CaOH का होल ट्वाइस। तो क्लोरीन की रिएक्शन ड्राई स्लैग लाइम के साथ करवा दी जाती है तो हमें क्या मिल जाता है, ब्लीचिंग पाउडर मिल जाता है। ये स्लैग लाइम इससे पहले आप कई जगहों पर पढ़ चुके हैं। पिछले चैप्टर में भी पढ़ा था आपने, और इस चैप्टर में भी कई जगह पर स्लैग लाइम के बारे में पढ़ा जा चुका है। एक बार मैं तुम्हें फिर भी याद दिला देता हूँ स्लैग लाइम बनता कैसे है। ये होता है क्विक लाइम। क्विक लाइम की रिएक्शन जैसे ही वाटर के साथ करवा दी जाती है तो उससे तैयार हो जाता है स्लैग लाइम। आसान भाषा में ऐसे बोल सकते हो, ये चूना होता है। चूने को पानी में डाल देते हैं, उससे हमें क्या मिल जाता है, स्लैग लाइम मिल जाता है। हिंदी में बोलते हैं इसको बुझा हुआ चूना, क्योंकि चूना गर्म होता है, उसको पानी में डालते हैं तो उसके अंदर की आग बुझ जाती है, इसलिए स्लैग लाइम को हिंदी में बोलते हैं बुझा हुआ चूना। चलो खैर आगे बढ़ते हैं। इसके बाद इस ब्लीचिंग पाउडर का कहाँ कहाँ पर इस्तेमाल होता है। फॉर ब्लीचिंग कॉटन एंड लाइनन इन द टेक्सटाइल इंडस्ट्री। टेक्सटाइल इंडस्ट्री में कॉटन को और लाइनन को ब्लीच करने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। मुझे ये रेड मार्क ऐसे देख के ऐसा लग रहा है कि ये वाला पार्ट जो है वो पिछले लेक्चर में हो चुका है। चलो कोई बात नहीं, दोबारा से पढ़ लो, दोबारा पढ़ने में कोई नुकसान थोड़ा ही ना होता है। तो पेपर इंडस्ट्री में और कॉटन लाइनन को ब्लीच करने में, मतलब उसको वाइट करने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह से भी इसका इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि इसके पास ऑक्सीजन होती है तो ये दूसरों को ऑक्सीजन दे सकता है, इसलिए ये एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है। डिसइंफेक्टिंग ड्रिंकिंग वाटर टू मेक इट फ्री फ्रॉम जर्म्स। पानी को जर्म्स से फ्री करने के लिए, मतलब पानी के अंदर के बैक्टीरिया मारने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो ये था ब्लीचिंग पाउडर की कहानी। अब शुरू होती है बेकिंग सोडा की कहानी। बेकिंग सोडा हमारे सबके घरों में मिलता है, कुकिंग में इसका काफ़ी इस्तेमाल होता है। तो ये बेकिंग सोडा कैसे बनता है इसके बारे में पढ़ लेते हैं। द सोडा कॉमनली यूज्ड इन किचन फॉर मेकिंग टेस्टी क्रिस्पी पकौड़ाज एंड इज़ बेकिंग सोडा। किचन में पकोड़े बनाने में नहीं, खाली बहुत सारी और भी चीज़ें, पूरी, कचौड़ी, भटूरे, ये सब बनाने में बेकिंग सोडा का इस्तेमाल किया जाता है। समटाइम इट इज़ एडिड फॉर फास्टर कुकिंग। कभी कभी फास्टर कुकिंग के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब ये फास्टर कुकिंग क्या चीज़ है, देखिए कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जैसे राजमा, छोले, ये जल्दी से जो हैं बनते नहीं हैं, मतलब जल्दी से गलते नहीं हैं। तो
तो उनको जल्दी गलाने के लिए इनके अंदर क्या कर दिया जाता है, बेकिंग सोडा मिला दिया जाता है। मान लो कि तुम्हें 1 या 2 घंटे के अंदर अंदर ही राजमा बनाना है या छोले बनाने हैं, तो आप उसके अंदर बेकिंग सोडा मिला सकते हैं। उससे वो जल्दी गल जाएंगे और उससे आपकी जो कुकिंग है वो थोड़ा तेज़ी से हो जाएगी। नॉर्मल केसेस में क्या होता है कि राजमा या छोलों को 1 दिन पहले भिगो के रखना पड़ता है, फिर अगले दिन उनको बनाया जाता है। लेकिन अगर आप फास्ट बनाना चाहते हैं, जल्दी बनाना चाहते हैं, तो आप उसके अंदर बेकिंग सोडा मिला सकते हैं। द केमिकल नेम ऑफ द कंपाउंड इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सॉरी यहीं पे ही है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, और ये होता है इसका फार्मूला NaHCO3। और ये पहली बार नहीं पढ़ रहे हैं आप NaHCO3 वाला फार्मूला, इससे पहले आप इसे अपनी बुक में पेज नंबर 20 पर पढ़ चुके हैं। ये देखिए, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट की रिएक्शन जब हमने एसिड के साथ करवाई थी तो सॉल्ट वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड बना था। ये एक मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट है और हमने ये पढ़ा था कि जब भी मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट एसिड से रिएक्शन करते हैं तो हमेशा बनता है सॉल्ट वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। कहने का मतलब ये है कि उसको आप पहली बार नहीं पढ़ रहे हैं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी कि बेकिंग सोडा का इस्तेमाल आप पहले भी कर चुके हैं। आगे लिखता है कि इट इज़ प्रोड्यूस्ड यूजिंग सोडियम क्लोराइड एज वन ऑफ द रॉ मटेरियल। और ये जो बेकिंग सोडा है जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये सोडियम क्लोराइड से ही तैयार किया जाता है। सोडियम क्लोराइड यानी कि कॉमन सॉल्ट, कॉमन सॉल्ट का इस्तेमाल करके ये बनाया जाता है। कॉमन सॉल्ट इसमें एक रॉ मटेरियल की तरह से काम करता है, ये आपको दिख भी रहा होगा। तो ये जो रिएक्शन है ना, इसको हम कॉपी में लिख लेते हैं और फिर समझने की कोशिश करते हैं। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया है अगले पेज पर बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा का केमिकल नेम होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ये सोडियम मैंने थोड़ा दूर लिखा हुआ है, इतनी दूर भी नहीं लिखना होता, थोड़ा सा मतलब मिला के लिखना है सबको। तो ये कैसे तैयार होता है देखिए ज़रा। इसके लिए सबसे पहले लिया जाता है NaCl, जिसे हम कॉमन सॉल्ट के नाम से जानते हैं। दूसरे नंबर पर उसमें ऐड कर दिया जाता है वाटर। तो इसका मतलब ये दोनों मिलके तो क्या बना देंगे, ब्राइन बना देंगे। जब भी हम वाटर में सॉल्ट ऐड कर देते हैं NaCl, तो उससे क्या तैयार हो जाता है, ब्राइन तैयार हो जाता है। लेकिन साथ में और चीज़ें भी ऐड करनी पड़ेंगी, कार्बन डाइऑक्साइड और उसके साथ में अमोनिया। अमोनिया गैस, उसका फार्मूला क्या होता है NH3। एक अमोनियम भी होता है, देखो अमोनिया जो है उसका फार्मूला NH3 होता है, लेकिन अमोनियम जो है उसका फार्मूला होता है NH4। तो दोनों में डिफरेंस याद रखिएगा। तो ये 4 चीज़ें मिलाकर क्या तैयार होता है, एक तो तैयार होता है NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड। जिस अमोनियम की बात कर रहे थे ना, वही बना अमोनियम क्लोराइड। और साथ में बनता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, और इसी को हम बेकिंग सोडा के नाम से जानते हैं। तो इस तरह से हमें फॉर्मूला मिल गया है बेकिंग सोडा बनाने का। तो बेकिंग सोडा बनाने के लिए 4 चीज़ों को मिलाया जाता है, सॉल्ट, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड अमोनिया। जब ये चारों चीज़ें मिक्स हो जाती हैं, इनके मिलने से 2 प्रोडक्ट बनते हैं, एक अमोनियम क्लोराइड और दूसरा बेकिंग सोडा, जिसका केमिकल नेम है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो जब हम बेकिंग सोडा डाल के कुकिंग करते हैं तो उस समय क्या होता है, बेकिंग सोडा हीट हो जाता है। तो बेकिंग सोडा के हीट होने से इसमें क्या क्या चेंजेस आते हैं और इससे हमें क्या क्या मिलता है वो देख लीजिए ज़रा। तो जब हम इस बेकिंग सोडा को हीट करते हैं NaHCO3, जब हम इसको करेंगे हीट, क्योंकि जब भी खाना बनाएंगे तो हीट तो होगा ही, वो छोले बनाओ, राजमा बनाओ, पूरी बनाओ, सब में वो हीट होगा। और हीट होने के बाद उससे हमें सबसे पहले मिलेगा सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, जो कि एक सॉल्ट होता है, और साथ में हमें मिलेगा वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड आप देख रहे हैं यहाँ पे जो निकल रही, इसी की वजह से चीज़ें जो है ना इतनी फ्लूफी हो जाती हैं। जैसे पूरी फूल जाती है, पकोड़े फूल जाते हैं, केक जो होता है वो भी फूल जाता है, ब्रेड जो होती हैं उनका आपने देखा होगा वेट काफ़ी कम होता है, लेकिन वो फूली हुई, उनके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस भरी रहती है, इसी की वजह से वो इतनी फूली हुई रहती हैं। तो केक इतना बड़ा होने के बावजूद भी इतना हल्का होता है क्योंकि उसमें ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस भरी हुई रहती है। और ये किसकी वजह से होता है, बेकिंग सोडा की वजह से होता है। तो हमने यहाँ पर 2 रिएक्शन में, एक तो ये देखा कि बेकिंग सोडा बनता कैसे है, सोडियम क्लोराइड की मदद से। सोडियम क्लोराइड के साथ वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया सबको मिक्स कर दिया जाता है। इनके मिलने से 2 प्रोडक्ट बनते हैं, अमोनियम क्लोराइड और बेकिंग सोडा। जब इस बेकिंग सोडा को हीट किया जाता है तो इसके हीट होने से हमें मिलता है सॉल्ट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। सॉल्ट से हमें कोई नुकसान नहीं है क्योंकि खाने में यूज़ कर रहे हैं, तो देखना भी तो चाहिए ना किस चीज़ से कोई नुकसान है क्या। सॉल्ट से कोई नुकसान नहीं होता।
वाटर से भी कोई नुकसान नहीं होता और कार्बन डाइऑक्साइड से भी कोई नुकसान नहीं होता। जितने भी कोल्ड ड्रिंक आप पीते हैं, कोका कोला हुआ, लिम्का हुआ, कुछ भी हुआ, एनीथिंग, उन सब के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस भरी हुई रहती है। बल्कि ये तो आपको और अच्छी लगती है ये वाली गैस। जब तक कोल्ड ड्रिंक में गैस ना हो आपको पीने में मज़ा नहीं आता। तो इसी कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से चीज़ें जो हैं वो फ्लूफी हो जाती हैं, मतलब कि फूल जाती हैं। तो बेकिंग सोडा के बारे में अभी काफ़ी कुछ हमने जान लिया है, थोड़ा सा जानना और बाकी है, अपनी किताब में पढ़ते हैं। तो जो ऊपर वाली रिएक्शन थी उससे तो हमने पता चला हमें बेकिंग सोडा कैसे मिला। फिर हमने देखा कि बेकिंग सोडा को जब हीट कर देंगे तो सॉल्ट वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलेगी। अब हम इसके आगे बढ़ते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले ना उन्होंने एक सवाल पूछा है, इसका जवाब देते हैं। डिड यू चेक द pH ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इन एक्टिविटी 2.4। पिछले पेज पर, इससे भी पिछले पेज पर एक एक्टिविटी की गई थी। क्या उसमें आपने सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी कि बेकिंग सोडा का pH चेक किया था? हमने तो किया नहीं था चेक, लेकिन हम वैसे ही बता सकते हैं। बेकिंग सोडा जो है, आपको याद होगा चैप्टर की शुरुआत में आपको बताया गया था, मैं दिखा देता हूँ एक बार। तो जब आपको चैप्टर पढ़ाया गया तो यहाँ पे ये लिखा था कि अगर किसी को एसिडिटी हो जाएगी आपके घर में तो आप उसे लेमन जूस पिलाएंगे, विनेगर पिलाएंगे या बेकिंग सोडा पिलाएंगे। तो आपने जवाब दिया था कि बेकिंग सोडा पिलाएंगे हम। क्यों? क्योंकि बेकिंग सोडा का जो नेचर होता है वो कैसा होता है, बेसिक होता है। और आप अच्छी तरह से जानते हैं एक बात, आपने pH स्केल के बारे में तो पढ़ ही रखा है, चलो उसे भी देखो लगे हाथों। ये pH स्केल है, इसमें हम जानते हैं कि जितने भी बेस होते हैं उनका pH जो है वो क्या होता है, 7 से ज़्यादा होता है, और जितने भी एसिड होते हैं उनका pH क्या होता है, 7 से कम होता है। तो हमें पता चल गया कि बेकिंग सोडा का नेचर कैसा होता है, बेसिक होता है। क्योंकि जब भी किसी को एसिडिटी होती है उसे बेकिंग सोडा पिला दिया जाता है। तो अब हम उसके pH के बारे में पक्के तौर पर ये कह सकते हैं कि बेकिंग सोडा का pH जो है वो 7 से क्या होगा, ज़्यादा होगा, क्योंकि उसका नेचर बेसिक है। तो हम उसके pH के बारे में लिख देंगे कि द pH ऑफ बेकिंग सोडा इज़ मोर देन 7। तो इन्होंने जो हमसे सवाल पूछा था कि क्या तुमने pH चेक किया, pH तो हमने चेक नहीं किया, लेकिन अपनी इंटेलिजेंसी की मदद से हमने ये बता दिया कि जो बेकिंग सोडा होता है वो बेसिक होता है, और बेस है तो pH जो है वो 7 से क्या होगा, ज़्यादा होगा। आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा है कि यूजेस ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी कि बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा का क्या क्या यूज़ होता है? पहला यूज़, फॉर मेकिंग बेकिंग पाउडर। बेकिंग सोडा से बेकिंग पाउडर बनाया जाता है। बहुत से बच्चों को तो 10वीं पास कर लेते हैं, लेकिन ये समझ में नहीं आता कि बेकिंग सोडा में और बेकिंग पाउडर में क्या डिफरेंस है। तो वो बच्चे, मतलब वैसे बच्चे ज़रा ध्यान से देखिएगा कि बेकिंग सोडा में और बेकिंग पाउडर में क्या डिफरेंस है। तो इसके लिए हमें ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। विच इज़ द मिक्सचर ऑफ बेकिंग सोडा यानी कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एंड अ माइल्ड एडिबल एसिड। तो ये जो बेकिंग पाउडर होता है ये दो चीज़ों का मिक्सचर होता है। दो चीज़ें कौन कौन सी? एक तो बेकिंग सोडा और दूसरा माइल्ड एडिबल एसिड। आसान लैंग्वेज में तुम ये कह सकते हो कि अगर तुम बेकिंग सोडा में एसिड मिला दोगे तो वो बन जाएगा बेकिंग पाउडर। फिर से सुनो, अगर तुम बेकिंग सोडा में, यह है बेकिंग सोडा, इसमें तुमने एसिड मिला दिया तो क्या तैयार हो जाएगा? बेकिंग पाउडर तैयार हो जाएगा। ये जो सामने दे रखा है ना, ये बेकिंग पाउडर ही है पूरा। मतलब इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को निकालने के बाद जो सोडियम सोल्ट है वो बेकिंग पाउडर को रिप्रेजेंट करेगा। तो आप अगर बेकिंग सोडा में कोई भी माइल्ड एसिड मिला देते हैं, यहाँ पर उस एसिड का नाम भी दिया होगा, टार्टरिक एसिड मिला सकते हैं, या फिर कोई और भी एसिड होता है जैसे लैक्टिक एसिड, वो सब मिलाए जा सकते हैं। तो बेकिंग सोडा में कोई भी माइल्ड एसिड मिला देने के बाद वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें? बेकिंग पाउडर में। तो बेकिंग सोडा से बेकिंग पाउडर बनाने के लिए बस उसमें एक एसिड मिलाना पड़ेगा। तो अब मेरे ख्याल से आपको डिफरेंस पता चल गया होगा कि सोडा में और पाउडर में क्या डिफरेंस है। आगे देखो क्या है, सेकंड वाला, सॉरी उससे नीचे, रिएक्शन के नीचे पढ़ते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस ड्यूरिंग द रिएक्शन कॉजेज द ब्रेड और केक टू राइज मेकिंग दैम सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो निकलेगी इस दौरान वो क्या करेगी? ब्रेड को और जो केक हैं उन सबको क्या कर देगी? सॉफ्ट बना देगी और स्पंजी बना देगी। इसके बारे में हमने पढ़ ही लिया था। सेकंड, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज़ ऑल्सो एन इंग्रेडिएंट इन एंटासिड। जितने भी एंटासिड होते हैं जो एसिड के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करते हैं, उन सब में इसको मिलाया जाता है, बेकिंग सोडा को। बस आगे कुछ नहीं, स्टमक में रिलीफ मिलती है, ये लिखा है। तीसरा,
इट इज़ ऑल्सो यूज्ड इन सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर। इसका इस्तेमाल सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर में भी किया जाता है। आग बुझाने का एक होता है सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर, उसमें इसका यूज़ करते हैं। तो वो देखो ज़रा कहाँ पर है हमारी किताब में, सबसे लास्ट में दे रखा है इसी चैप्टर में। ये चैप्टर के आखिरी पेज पर दिया हुआ है, सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर कैसे बनाते हैं। अपने घर में ही आग बुझाने का यंत्र बनाया जा सकता है। कैसे बनेगा? एक बोतल लेंगे इस तरह की, और उसमें क्या लेना पड़ेगा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी कि बेकिंग सोडा NaHCO3 ये ले लिया। और ऊपर आपको यहाँ पे एक छोटी सी टेस्ट ट्यूब जो दिख रही है लटकी हुई, इसके अंदर कौन सा एसिड पड़ा है, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। अभी ये बोतल सीधी है, अभी कोई रिएक्शन नहीं होगी, लेकिन जैसे इस बोतल को टेढ़ा किया जाएगा इस तरह से, तो टेस्ट ट्यूब के अंदर का एसिड निकलकर बेकिंग सोडा के साथ रिएक्शन कर जाएगा। और अभी अभी हमने एक रिएक्शन पढ़ी थी कि जब बेकिंग सोडा एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो क्या होता है। ये देखिए ज़रा, बेकिंग सोडा जब एसिड के साथ रिएक्शन करेगा, ये जो H+ है ये एसिड को रिप्रेजेंट करता है। आप अच्छी तरह से जानते हैं सारे एसिड के एसिड होने के लिए H+ आयन रेस्पॉन्सिबल होता है। तो कहीं अगर खाली H+ आयन भी लिखा है तो समझ जाना कि वो एसिड को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो बेकिंग सोडा में जब भी कोई एसिड मिलता है तो क्या बनती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। तो अभी वहाँ पे भी क्या बनेगी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी। तो जैसे ही इस बोतल को टिल्ट किया जाएगा तो यहाँ से एसिड निकल के इसके अंदर गिर जाएगा, और एसिड जैसे ही बेकिंग सोडा से रिएक्शन करेगा तो कौन सी गैस निकलेगी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। और कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो निकलेगी वो ही आग को बुझा सकती है, क्योंकि आप जानते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड एक भारी गैस होती है और जो कहीं पे आग लगी होती है उसको कवर कर देती है, और वहाँ पे ऑक्सीजन का कांटेक्ट ब्रेक हो जाता है और आग बुझ जाती है। तो इस तरह से आप सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर बना सकते हैं बेकिंग सोडा की मदद से। तो बेकिंग सोडा के बारे में पूरी जानकारी ली जा चुकी है, बनता कैसे है ये पता चल गया, हीट करेंगे तो क्या होगा, और इसके क्या क्या यूजेस होते हैं, और इसकी मदद से बेकिंग पाउडर कैसे बनाया जाता है, सारा हमने पढ़ लिया। बेकिंग सोडा की पूरी जन्म कुंडली हम निकाल चुके हैं। अब कौन आ रहा है इसके बाद, अब आ रहा है वॉशिंग सोडा। तो वॉशिंग सोडा बनाने के लिए हम किस चीज़ का इस्तेमाल करेंगे, ध्यान से देखो। यहाँ पर इस रिएक्शन में जब हम बेकिंग सोडा को हीट कर रहे थे तो हमें सोडियम कार्बोनेट मिला था। इसी सोडियम कार्बोनेट से हम तैयार करेंगे वॉशिंग सोडा को, ध्यान से देखिएगा। तो चलिए फिर समझते हैं कि वॉशिंग सोडा कैसे तैयार होगा। तो अभी हमने ऊपर एक रिएक्शन पढ़ी थी जिसमें हमने सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3 को हीट किया था। और ये होता क्या है, ये बेकिंग सोडा होता है। तो बेकिंग सोडा को हीट करने से बनता है सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, साथ में मिलता है वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये जो Na2CO3 हमें मिला है इसी से हम वॉशिंग सोडा तैयार करेंगे। तो हम क्या करते हैं, ये जो सोडियम कार्बोनेट है इसका रिक्रिस्टलाइजेशन करते हैं। रिक्रिस्टलाइजेशन का मतलब है इसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन ऐड कर दिया जाता है। अब ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है इसके बारे में आपको अभी इसी चैप्टर में आगे पढ़ाया जाएगा। फिलहाल ये है कि ये जो सोडियम कार्बोनेट है इसका हम क्या करेंगे, रिक्रिस्टलाइजेशन करेंगे, इसमें 10H2O ऐड करेंगे, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन ऐड कर दिया जाएगा। तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन ऐड होते ही हमें वॉशिंग सोडा मिल जाएगा Na2CO3.10H2O। बड़ी सिंपल सी रिएक्शन है। तो मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है कि ये जो रिएक्शन है ये कैसी रिएक्शन है, रिक्रिस्टलाइजेशन। जब सॉल्ट में वाटर ऐड किया जाता है तो उसको रिक्रिस्टलाइजेशन कहा जाता है। तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी कि बेकिंग सोडा को जब हीट करते हैं तो उससे मिलता है सोडियम कार्बोनेट। उस सोडियम कार्बोनेट का रिक्रिस्टलाइजेशन करने के बाद हमें मिल जाता है वॉशिंग सोडा। तो वॉशिंग सोडा कैसे बनता है समझ में आ गया, सिंपल सी रिएक्शन है। अब इसके यूजेस पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पे वो डिटेल्स लिखी हुई हैं जो मैंने आपको अभी अभी बताई हैं कि सोडियम कार्बोनेट का रिक्रिस्टलाइजेशन करेंगे, ये लिखा रिक्रिस्टलाइजेशन, तो हमें क्या मिल जाएगा, वॉशिंग सोडा मिल जाएगा। अगले पेज पर हम इसके यूजेस पढ़ते हैं। तो इसके यूजेस पढ़ने से पहले देखो क्या लिखा है, व्हाट डज 10H2O सिग्निफाई। ये जो 10H2O लगा हुआ था, अभी हमने वॉशिंग सोडा का फार्मूला पढ़ा है, यहाँ पे लिखता हूँ। तो फार्मूला था Na2CO3.10H2O। तो हमसे ये पूछ रहा है कि ये जो 10H2O है इसका मतलब क्या है, क्या इसकी वजह से वॉशिंग सोडा गीला हो जाएगा। क्योंकि ये वाटर है तो जाहिर सी बात है कि वाटर की वजह से क्या ये गीला हो जाएगा। डज इट मेक Na2CO3 वेट, क्या इसकी वजह से सोडियम कार्बोनेट जो है वो गीला हो जाएगा 10H2O की वजह से जो उसमें लगे हुए हैं।
वी विल एड्रेस दिस क्वेश्चन इन द नेक्स्ट सेक्शन। अगले सेक्शन में हमें इसका जवाब मिलने वाला है, अभी बस थोड़ी देर में पढ़ने वाला है। ये जो है ना अगला सेक्शन, इसमें पढ़ेंगे। फिलहाल यूजेस देख लेते हैं। सोडियम कार्बोनेट यानी कि वॉशिंग सोडा इज़ यूज्ड इन ग्लास, सोप एंड पेपर इंडस्ट्री। इन सारी इंडस्ट्रीज़ में इसका इस्तेमाल होता है। क्या क्या इसके यूजेस होते हैं इन इंडस्ट्री के अंदर, तो ये आप यूट्यूब में बहुत सारे इस तरह के अवेलेबल हैं जो आपको बताएंगे कि ग्लास इंडस्ट्री में वॉशिंग सोडा का क्या इस्तेमाल है, तो आप वहाँ से जानकारी ले सकते हैं। सेकंड, इट इज़ यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सोडियम कंपाउंड सच एज बोरेक्स। इसका इस्तेमाल बोरेक्स बनाने में भी किया जाता है। सोडियम का एक कंपाउंड होता है। इनको खाली बस पढ़ना है और कुछ नहीं, इनके बारे में याद कर लेना है बस कहाँ कहाँ इसका यूज़ होता है। तीसरा, सोडियम कार्बोनेट कैन बी यूज्ड एज अ क्लीनिंग एजेंट फॉर डोमेस्टिक पर्पज़। इसका इस्तेमाल क्लीनिंग एजेंट के रूप में भी किया जाता है। घर में जो भी किसी भी तरह की सफाई करनी हो, पोछा लगाना है तो उसमें सर्फ डाल लेते हैं वॉशिंग सोडा, गाड़ी धोनी है तो उसमें भी सर्फ डाल लेते हैं वॉशिंग सोडा, यहाँ तक कि जो हम शैम्पू इस्तेमाल करते हैं उनमें भी सब में वॉशिंग सोडा पड़ा हुआ रहता है। इसके बारे में आपको कार्बन चैप्टर जब पढ़ाया जाएगा ना तब पता चलेगा कि शैम्पू के अंदर भी डिटर्जेंट पड़ा हुआ रहता है। फोर्थ, इसके अलावा वो जो कॉलिन वगैरह इस्तेमाल होते हैं घर में कि तस्वीरें साफ़ करनी है, टीवी साफ़ करना है, मोबाइल साफ़ करना है, उन सब में भी वॉशिंग सोडा पड़ा हुआ रहता है। इट इज़ यूज्ड फॉर रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस ऑफ द वाटर। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसे ध्यान से समझिएगा। पानी की जो हार्डनेस होती है, परमानेंट हार्डनेस, उसको दूर करने में भी यूज़ होता है किसका, वॉशिंग सोडा का। जो ऐसी जगह होती हैं जहाँ पर हार्ड वाटर होता है, जैसे कई जगहों पर ग्राउंड वाटर भी जो है वो हार्ड वाटर की तरह से होता है। इसके अलावा सी वाटर जो है वो भी हार्ड वाटर होता है। ऐसा वाटर जिसमें सॉल्ट मिले हुए रहते हैं उसको हार्ड वाटर कहा जाता है। तो हार्ड वाटर में अगर सोप की मदद से कपड़े धुले जाएंगे तो उससे आपको परेशानी हो सकती है, कपड़े उतने क्लीन नहीं होंगे। इसीलिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, वॉशिंग सोडा का। तो वॉशिंग सोडा क्या करता है, वाटर की जो हार्डनेस होती है उसको रिमूव कर देता है और फिर वहाँ पर कपड़े धुलने में आसानी होती है। वॉशिंग सोडा की बाकी डिटेल जो है कार्बन चैप्टर में पढ़ाई जाएगी कि ये कैसे पानी की हार्डनेस को दूर कर सकता है। आगे बढ़ते हैं। ये जो 10H2O था इसका क्या मतलब होता है उसको समझते हैं एक एक्टिविटी की मदद से। तो यहाँ पर लिखा है कि आर द क्रिस्टल्स ऑफ सॉल्ट रियली ड्राई। क्या किसी भी सॉल्ट के क्रिस्टल वाकई में ड्राई होते हैं? सॉल्ट बहुत सारे होते हैं, जैसे NaCl हम यूज़ करते हैं खाने में, जो नमक, कॉमन सॉल्ट जिसको बोलते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे सॉल्ट होते हैं। तो हम ये देखना चाहते हैं कि उनके जो क्रिस्टल्स होते हैं जो देखने में ड्राई लगते हैं, वाकई में वो ड्राई होते भी हैं या नहीं होते। तो इसका पता लगाने के लिए की जाएगी एक्टिविटी 2.15। इस एक्टिविटी में क्या किया जाएगा देख लेते हैं। हीट फ्यू क्रिस्टल्स ऑफ कॉपर सल्फेट इन द ड्राई बॉइलिंग ट्यूब। एक ड्राई बॉइलिंग ट्यूब लेंगे, सूखी हुई ट्यूब, उसमें कॉपर सल्फेट के कुछ क्रिस्टल्स लेके उनको क्या करेंगे, हीट करेंगे। कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स का शुरुआती कलर जो होता है वो ब्लू होता है। तो एक्टिविटी को ना हम यहाँ पर समझेंगे अच्छी तरह से। तो ये एक टेस्ट ट्यूब है, ये हवा में लटकी हुई नहीं है, इसको पेयर ऑफ टंग्स की मदद से पकड़ा हुआ होगा आपने, ठीक है। तो इस टेस्ट ट्यूब के अंदर क्या है कि कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स पड़े हुए हैं जिनका कलर क्या होता है, ब्लू होता है, CuSO4। ये तो फार्मूला होता है कॉपर सल्फेट का, लेकिन इसके क्रिस्टल्स का फार्मूला होता है CuSO4.5H2O। ये पूरा फार्मूला होता है उस कॉपर सल्फेट का जो क्रिस्टल्स की फॉर्म में होता है, CuSO4.5H2O। तो जब हम इसको हीट करते हैं तो हम देखते हैं कि धीरे धीरे इनका जो ब्लू कलर है वो डिसअपीयर हो जाता है, गायब हो जाता है, और ये क्रिस्टल जो हैं वो वाइट हो जाते हैं। तो जो क्रिस्टल्स पहले ब्लू थे, हीट करने के बाद वो वाइट हो गए। आखिर ऐसा क्यों हुआ? इस बीच हम ये भी देखेंगे कि टेस्ट ट्यूब की दीवारों पर छोटी छोटी पानी की बूंदें भी नज़र आ रही हैं। इसका मतलब इसके अंदर से पानी निकला हुआ ज़रूर, तभी तो यहाँ पे छोटी छोटी पानी की बूंदें दिख रही हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि कॉपर सल्फेट के जो ब्लू कलर के क्रिस्टल थे, जो शुरू में देखने में ड्राई लग रहे थे, असल में वो ड्राई नहीं थे, उनके अंदर वाटर मौजूद था। तो जैसे ही हमने उसको हीट किया तो उसके अंदर का जो वाटर है वो निकल कर टेस्ट ट्यूब की दीवारों पर क्या हो गया, चिपक गया। और जैसे ही इसके अंदर का पानी निकला, इसका जो ब्लू कलर है वो डिसअपीयर हो गया, गायब हो गया। तो अब जो यहाँ पे पड़ा हुआ होगा कॉपर सल्फेट, वो पूरी तरह से ड्राई होगा क्योंकि उसके अंदर से वाटर निकल चुका है। तो एक्टिविटी करके ये समझ में आता है कि सॉल्ट के जो क्रिस्टल हमें ड्राई लगते हैं देखने में, असल में वो ड्राई नहीं होते, उनके अंदर पानी मौजूद होता है। एक और काम करेंगे। अब ये जो क्रिस्टल्स हैं जिनका कलर वाइट हो चुका है हीट करने के बाद,
इन क्रिस्टल को निकालेंगे और एक पेपर के ऊपर डाल देंगे। उन क्रिस्टल्स को पेपर पे डालने के बाद जो वाइट कलर के थे, मतलब पानी जब निकल जाएगा तो ब्लू कलर के क्रिस्टल्स कैसे बन जाएंगे, वाइट बन जाएंगे। उन क्रिस्टल को एक पेपर के ऊपर डाल दिया जाएगा। अब पानी की कुछ बूंदें उन क्रिस्टल्स के ऊपर डाली जाएंगी। पानी की कुछ बूंदें डालते ही हम देखेंगे कि उनका जो ब्लू कलर है वो कैसे वापस आ चुका है। थोड़ा सा आपको ब्लैक सा लग रहा होगा, लेकिन पानी की बूंदें जब डालेंगे आप उसके ऊपर तो वो जो क्रिस्टल्स हैं वो दोबारा से क्या हो जाएंगे, ब्लू हो जाएंगे। तो अब पूरी कहानी समझ में आ गई कि शुरुआत में जो कॉपर सल्फेट था हमारे पास, जो ब्लू कलर का था, उसके अंदर वाटर था, लेकिन जब हमने उसको हीट किया तो वाटर उसका निकल गया और ब्लू कलर भी क्या हो गया, गायब हो गया। लेकिन जैसे ही हमने उसको वाटर वापस दिया, पानी की कुछ बूंदें उसके ऊपर डाली, तो पानी मिलते ही उसका ब्लू कलर क्या हो गया, वापस आ गया। तो एक्टिविटी से क्लियर हुआ कि सॉल्ट के जो क्रिस्टल्स देखने में ड्राई लगते हैं, असल में वो ड्राई नहीं होते, उनके अंदर वाटर मौजूद होता है। और इस वाटर को खाली वाटर नहीं कहा जाता है, इस वाटर को बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। इसको वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इसलिए कहते हैं क्योंकि क्रिस्टल्स बनने के लिए ज़रूरी पानी होता है, इसीलिए इसको बोला जाता है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। इसकी और डिटेल्स भी पढ़ लेते हैं। तो एक्टिविटी करने के बाद आगे लिखा हुआ है कि कॉपर सल्फेट क्रिस्टल्स विच सीम्स टू बी ड्राई कंटेन वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल जो देखने में ड्राई लग रहे थे, उनके अंदर क्या था, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन था। When we heat the crystals, this water is removed and the crystals turn white. जब हमने उसको हीट किया तो पानी निकल गया और क्रिस्टल्स कैसे हो गए, वाइट हो गए। If you moisten the crystals again with water, you will find that the blue color of the crystals reappear. जब आप पानी की कुछ बूंदें डालेंगे वापस तो ब्लू कलर वापस आ जाएगा। अभी अभी देखा ही था। आगे बढ़ते हैं, ये इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है, ध्यान से सुनिएगा। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज़ द फिक्स्ड नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन वन फार्मूला यूनिट ऑफ ए सॉल्ट। किसी भी सॉल्ट के एक फार्मूला यूनिट में जितना भी वाटर मौजूद होता है उसको कहते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। अब ये देखो जरा, वॉशिंग सोडा का क्या फार्मूला होता है, Na2CO3.10H2O। तो ये Na2CO3.10H2 वॉशिंग सोडा का फार्मूला है। ये इसे फार्मूला यूनिट माना जाएगा और इस फार्मूला यूनिट के अंदर जितना भी वाटर मौजूद होगा उस वाटर को कहेंगे वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ऐसे ही कॉपर सल्फेट का था CuSO4.5H2O। तो ये एक फार्मूला यूनिट है, इसके अंदर जितना भी पानी मौजूद होगा इसको क्या कहेंगे, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। फिर से समझ लेते हैं, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज़ द फिक्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। वाटर मॉलिक्यूल का वो फिक्स नंबर होता है जो एक फार्मूला यूनिट में प्रेजेंट होता है। तो वॉशिंग सोडा के एक फार्मूला यूनिट में 10 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन मॉलिक्यूल थे। कॉपर सल्फेट के एक फार्मूला यूनिट में 5 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन मौजूद थे। आगे वही सारी बातें लिखी हुई हैं कि 5 वाटर मॉलिक्यूल आर प्रेजेंट इन द फार्मूला यूनिट ऑफ कॉपर सल्फेट। केमिकल फार्मूला ऑफ हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट इज CuSO4.5H2O। अभी अभी हमने जिसको हीट किया था उस कॉपर सल्फेट को हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट कहा जाएगा और उसका फार्मूला है CuSO4.5H2O। क्या बोलेंगे उसको, हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट। इसके अलावा अब हमें पता चल चुका है कि वो जो हमारा वॉशिंग सोडा था Na2CO3.10H2O वो असल में वेट ही था, उसके अंदर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन मौजूद था। देखने में वो सूखा लगता है लेकिन उसके अंदर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन मौजूद होता है। इसके अलावा आगे लिखा है कि वन अदर सॉल्ट विच पॉसेज द वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज जिप्सम। जिप्सम भी एक ऐसा सॉल्ट होता है जिसके अंदर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन मौजूद होता है। जिप्सम का फार्मूला होता है CaSO4.2H2। इसके बारे में थोड़ी स्टडी कर लेते हैं और प्लास्टर ऑफ पेरिस को भी पढ़ लेते हैं। तो ये होता है जिप्सम का फार्मूला CaSO4.2H2O। ये जो जिप्सम है इसको अगर हम हीट कर दें तो जिप्सम का फार्मूला लिख लेते हैं पहले CaSO4.2H2O। अगर हम इसको हीट कर दें 373 केल्विन पर तो इस जिप्सम के अंदर से कुछ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन जो है वो निकल जाता है। कितना निकलता है ये देखिए, CaSO4.12H2O रह गया। देखो पहले CaSO4.2H2O था, अब है CaSO4.12H2O। इसका मतलब यह है कि पहले 2 थे लेकिन अब आधा ही रह गया, इसका मतलब 1.5 निकल गया। तो 1.5 वाटर मॉलिक्यूल जो है इसके अंदर से निकल जाता है। 1.5
जो है वो निकल जाता है जब जिप्सम को हीट करते हैं। तो जिप्सम को 373 केल्विन पर हीट करने से उसके अंदर से वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इतना निकल जाता है, पूरा नहीं निकलता, इतना निकलता है। तो 2 में से 1.5 चला गया तो हाफ रह जाता है। और ये जो चीज़ आप देख रहे हैं ना यहाँ पे जो लिखी हुई है CaSO4.12H2O, इसे कहा जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। मैंने उसके नीचे लिख दिया है POP यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस। फिर से समझते हैं, जिप्सम को अगर हीट किया जाए 373 केल्विन पर तो जिप्सम के अंदर से 1.5 वाटर मॉलिक्यूल निकल जाता है और हाफ मॉलिक्यूल रह जाता है, और फिर जो चीज़ हमें मिलती है उसे हम कहते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसके काफ़ी इस्तेमाल होते हैं, अभी इसके बारे में भी पढ़ लेते हैं। अगर हम इस प्लास्टर ऑफ पेरिस को लेकर CaSO4.12H2O प्लास्टर ऑफ पेरिस को लेकर इसका पानी इसको वापस दे दें जो निकला था 1.5H2O, अगर इसको वापस कर दिया जाए तो ये दोबारा से जिप्सम में कन्वर्ट हो जाता है, यही बन जाता है CaSO4.2H2O। तो दोनों रिएक्शन को समझना काफ़ी आसान है। जिप्सम को हीट करा तो उसके अंदर का वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन निकल गया, सिर्फ हाफ मॉलिक्यूल रह गया, इसको कहते हैं POP। POP को वापस अगर कर देंगे, वही जो निकला था वही वाटर उसको वापस कर दिया तो POP दोबारा से किस में कन्वर्ट हो जाता है, जिप्सम में। तो एग्ज़ाम में ना प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में एक सवाल पूछा जाता है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस को मॉइस्ट प्रूफ कंटेनर में क्यों रखते हैं, ऐसे कंटेनर में क्यों रखते हैं कि जिसमें मॉइस्चर ना जा सके। उसकी वजह यही होती है कि अगर इस प्लास्टर ऑफ पेरिस को मॉइस्चर मिल गया, मतलब वाटर मिल गया, तो ये प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है वो जिप्सम में कन्वर्ट हो जाएगा। और जिप्सम जो है वो एक हार्ड सब्सटेंस होता है, पाउडर की तरह से नहीं होता है। तो इसीलिए प्लास्टर ऑफ पेरिस को मॉइस्ट प्रूफ कंटेनर में रखा जाता है, ताकि उसको अगर वाटर मिल गया तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, जिप्सम में। तो उसको जिप्सम बनने से रोकने के लिए ही ऐसे कंटेनर में रखते हैं जिसमें मॉइस्चर ना जा सके। तो इस तरह से हमारा पूरा चैप्टर जो है कंप्लीट हो गया, सारी जानकारी हमने ले ली है। प्लास्टर ऑफ पेरिस के क्या क्या इस्तेमाल होते हैं आप अच्छी तरह से जानते होंगे। तो यहाँ पे वो रिएक्शन लिखी हुई जो मैंने आपको अभी अभी बताई है, इसके नीचे देखिए क्या लिखा है। नोट दैट ओनली हाफ अ वाटर मॉलिक्यूल इज शोन टू बी अटैच्ड एज अ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। आप देख रहे हैं यहाँ पे केवल वाटर का आधा ही मॉलिक्यूल है। हाउ कैन यू गेट द हाफ वाटर मॉलिक्यूल, तुम्हें हाफ वाटर मॉलिक्यूल आखिर कैसे मिल सकता है, या तो पूरा मिलना चाहिए, तो ये आधा कैसे रह गया तुम्हारे पास। तो ऐसा होता है कि जो प्लास्टर ऑफ पेरिस के 2 मॉलिक्यूल हैं वो वाटर के 1 मॉलिक्यूल को शेयर करते हैं, इसीलिए दोनों के पास आधा आधा रह जाता है। इसके बारे में लिखा है, इट इज़ रिटन इन दिस फॉर्म बिकॉज 2 फार्मूला यूनिट ऑफ CaSO4 शेयर 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। तो 2 फार्मूला यूनिट जो होते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस के, वो वाटर के 1 मॉलिक्यूल को शेयर करेंगे, तो दोनों के पास आधा आधा मॉलिक्यूल चला जाता है। तो इसका जवाब ये है। नीचे प्लास्टर ऑफ पेरिस के यूजेस लिखे हैं, मेकिंग टॉयज़, मटेरियल ऑफ डेकोरेशन, छतों पे POP लगाई जाती है, दीवारों पे POP लगाई जाती है, बहुत सारे इसके यूज़ होते हैं। फ्रैक्चर बोन्स जो होती हैं उनको जोड़ने में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, सरफेस को स्मूथ बनाने में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसका नाम प्लास्टर ऑफ पेरिस क्यों पड़ा, इतना लॉजिक तो आपको लगा ही देना चाहिए कि पहली बार पेरिस में मिला होगा या खोजा गया होगा, इसीलिए इसका नाम प्लास्टर ऑफ पेरिस पड़ा है। इस तरह से आपका चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो चुका है। काफ़ी अच्छा चैप्टर था, बहुत सारी जानकारी हमें इससे मिली है। इसके बाद क्वेश्चंस आ गए हैं और हमारी एक्सरसाइज भी बची हुई है। ये पूरी एक्सरसाइज और ये सारे जो क्वेश्चंस हैं वो अगले लेक्चर में इसको भी कंप्लीट कर दिया जाएगा। तो अभी पूरा चैप्टर रिवाइज़ कर लीजिएगा इससे पहले कि मैं एक्सरसाइज करवाऊँ, और तभी आपको एक्सरसाइज भी अच्छी तरह से समझ में आएगी। उम्मीद है कि आज का पढ़ाया सारा आपकी समझ में आ गया होगा। वीडियो समझ में आती है तो लाइक करना बिल्कुल ना भूला करें। थैंक यू।